हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह। आज जो है एक क्लासिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उस चैप्टर का नाम है ग्लोब, ठीक है ना, और अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है ग्लोब, अच्छा अभी अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। इसको ग्लोब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। फिर अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं कैसे बनाई गई, ठीक है ना, पृथ्वी पर। फिर एक चूंकि सारा काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। फिर चूंकि ग्लोब को समझने के लिए ही अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से सीखेंगे और इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट्स और कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक है, इसमें देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे। ग्लोब क्या है, अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में, जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ठीक है ना, ध्रुव वृत्त। तो इन सारे रेखाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ना, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसमें आपको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। फिर अगला है देशांतर। देशांतर क्या होता है, इसको लोंगिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में। फिर देशांतर रेखाओं और समय के बारे में, ठीक है ना, इसको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोब क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं पृथ्वी, आप कोई अंतरिक्ष से देखेगा तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो आपने पता होगा कि इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा आसमान पर गए थे तो उन्होंने पूछा था कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारी जो बोले कि भारत कैसा दिखाई दे, तो बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वैसे ही चीज़ है, देखिए। तो आप लेकिन कोई भी अंतरिक्ष में जाता है तो पता होगा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि पृथ्वी नीला ग्रह के रूप में दिखाई जाए। क्यों? क्योंकि इसका जो जलीय भाग है वो सर्वाधिक है, ठीक है ना। इसका दो भाग क्या है, 2/3 लगभग क्या है, जल है। और लगभग कहने का मतलब 71% क्या है, 2/3 से भी अधिक है, ठीक है। 71% क्या है, जल है। और 29% क्या है, ये है स्थल भाग है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब जस्ट समझिए ना कि ये तो पृथ्वी का लघु रूप है, ठीक है। पृथ्वी का क्या है, लघु रूप है। लघु रूप मतलब कि पृथ्वी को हमने समझने के लिए ना ग्लोब बनाया है, ठीक है ना। उसका लघु रूप पृथ्वी के बारे में अच्छे से डिटेल से कैसे जाने, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी पर हर कोई आप हम लोग किसी एक भाग में रहते हैं और किसी एक स्थल जहां आप रहते हैं उसके बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं पृथ्वी का कि यह स्थल खंड कैसा है, ठीक है ना, यहाँ झील तालाब। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी के बारे में जानना होगा तो ग्लोब जानने का एक अच्छा नमूना है, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी का एक लघु रूप है, ठीक है ना, और जिसके बारे में हम लोग पृथ्वी के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। बड़े ग्लोब, ठीक है ना, पॉकेट ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब, ठीक है ना, ये कई है। बड़ा भी होता है, आप देखेंगे कि हर कहीं भी स्टडी सेंटर होता है तो एक ना एक कहीं ग्लोब आप जरूर देखेंगे, वहाँ रहता है। लोग एक टेबल पर सजाने के लिए भी अच्छा लगता है और प्लस अपना यूज के लिए भी लोग उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़े ग्लोब होते हैं, कुछ पॉकेट ग्लोब होते हैं, कुछ गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोब के टाइप्स हैं, ठीक है। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, ठीक है। ग्लोब क्या होता है, स्थिर नहीं होते। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। देखिए जो पता होगा कि ग्लोब जो है ना, हम लोग जो पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी को समझने के लिए बनाया है, ऐसे मान लीजिए ग्लोब है। तो ये ग्लोब जो है, इस ग्लोब एक चूंकि पृथ्वी जैसा है उसी तरह तो आपको पता होगा पृथ्वी भी झुकी हुई है। तो ये भी क्या है, ग्लोब को भी कैसा बनाया गया है, झुका हुआ बनाया गया है, ठीक है ना। और एक जिस बिंदु या बोलते हैं कि जिस सुई, ठीक है ना, सुई बोले या बिंदु, ठीक है, जिस बिंदु पर ये झुकी हुई है ना उसको क्या बोला जाता है, अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। इसी में लिखा है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, अक्ष, ठीक है ना। तो मान लीजिए वो जो बिंदु है वो जिस पर वो झुकी हुई है उसको क्या बोलते हैं, अक्ष। ये जैसे ऐसे, ठीक है ना, मान लीजिए इधर की ओर झुकी हुई है ऐसे, तो उसको ऐसे, ठीक है, पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अक्ष, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो आपको ग्लोब के बारे में हमको लगता है समझ में आ गया। ग्लोब क्या है, एक पृथ्वी का नमूना है, ठीक है ना, या बोल सकते हैं उसका लघु रूप है, जिसको हम समझने के लिए पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है ना। और ये कई तरह के होते हैं, बड़े ग्लोब भी होते हैं, छोटे ग्लोब भी होते हैं, गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं, ठीक है। तो उसको फिर ये क्या होता है, ग्लोब पे जो क्या है, एक अक्ष होता है। अक्ष जो है ना एक तरह का सुई तरह का है या एक बिंदु है जिस पर क्या है, ग्लोब थोड़ा सा झुका हुआ है, या हमारी जो हस्ती में पृथ्वी है झुकी है, उसी को क्या बोलते हैं, अक्ष, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्ष का आप इसको अक्ष वाले कंसेप्ट को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये आप जैसे जैसे सीनियर क्लास में पढ़ेंगे तो अक्ष के बारे में आपको आएगा, ठीक है। और 2-3 चीजें आपको इसमें जानने को आपको मिलेगा एक पृथ्वी से संबंधित। इस चैप्टर में नहीं, मतलब कभी भी आप देखेंगे तो एक अक्ष हो गया,
एक घूर्णन गति हो गया, एक परिभ्रमण गति हो गई पृथ्वी का, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसलिए जो ये चीज़ है इसको आप अच्छे से जानकारी में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है, इसको समझ में है। जैसे ये झुकी हुई है ना, इसी को क्या बोलेंगे, जिस तरह ये झुकी है ना, इसी को क्या है, ये राज्य हमारा, ठीक है, इसको याद रखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अक्षांश रेखाओं का, ठीक है ना। पृथ्वी दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है, ठीक है ना, पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश, सॉरी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। दो, जैसे देखिए ये पृथ्वी है, बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। तो ये जो दो, एक ऊपर वाला भाग है, एक नीचे वाला भाग, ठीक है, ये जो दो भाग है ना, इसको बांट रही है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। या इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है ना। एक लाइन है जो क्या करती है, ग्लोब या बोले पृथ्वी को दो भागों पर उसको बांटती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, आपको ऐसा नहीं है कि वो लाइन बटा हुआ दिखाएगा किसी पे, ठीक है ना। जो भी आप लाइन के बारे में पढ़ेंगे ना, अक्षांश, देशांतर रेखाओं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो भी रेखा आप पढ़ेंगे वो एक काल्पनिक रेखा है, उसको हम समझने के लिए उसको मतलब बनाया गया है, ठीक है ना। वो किसी पृथ्वी पर जाकर आप खोजेंगे कहाँ से जमीन पर लाइन गया है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जमीन पर लाइन मत खोजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग, देखिए ये जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा के जो उत्तर वाले भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा, इसको दो भाग में बांटी, और जो उत्तर वाला भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, कि विषुवत वृत्त रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने का संदर्भ बिंदु है। एक यहाँ अच्छी चीज बोल रहा है कि जो विषुवत वृत्त रेखा है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का एक विशेष संदर्भ बिंदु है। सबसे संदर्भ बिंदु है, मतलब कहीं कि सबसे एक विशेष भी बोल सकते हैं, अच्छा बिंदु है। और विषुवत रेखा के बारे में यहाँ में ये समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कोई बोलते हैं ना कि हमारी भारत कहाँ है, तो बोलते हैं विषुवत रेखा के उत्तर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में समझ में आ गया ना, कहाँ की विषुवत रेखा के उत्तर में, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया का है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, तो विषुवत रेखा का दक्षिण में। तो किसी भी स्थान के बारे में जानकारी के लिए भी बड़ा ये इंपॉर्टेंस है, ठीक इसको। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यही है, क्या है, ये विषुवत रेखा जो दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ये एक पृथ्वी है और ये लाइन इधर से गुजर रही है, ठीक है, इसको भी। आगे हम लोग पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखा देखिए क्या होती है, जो विषुवत रेखा है ना, ये बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा के समानांतर ही ना और सारी रेखाएं ऐसे पृथ्वी पर ना गोल गोल ऐसे घूमती है, ठीक है ना। एक समझिए तो एक वृत्त है, ठीक है ना, एक डिग्री पर मानकर उसको वृत्त बनाया गया। ये विषुवत रेखा मान लिया गया, इसके बाद मान लीजिए 1 डिग्री माना गया, और 1 डिग्री के बाद ऐसे वृत्त खींच दिया गया, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, समझ में। तो यही है अक्षांश रेखा, और ये हमेशा किसका समानांतर होती है, हमेशा विषुवत रेखा का समानांतर होती है, ठीक है ना। और ये आपस में जो जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, ये आपस में भी समानांतर होती है, ठीक। कहने का मतलब है कि ये विषुवत रेखा के तो एक मिनट, ये विषुवत रेखा के तो समानांतर हो गए ही हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर हो गई, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। दूसरी दो अक्षांश रेखाएं भी आपस में क्या होती है, समानांतर होती है, कहीं एक दूसरे को काटते ही नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये खासियत है। तो इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है ना। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक, क्योंकि दोनों तरफ ध्रुव है, पता है आपको, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये विषुवत रेखा है, ठीक है। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जो रेखा खींचेगी ये उत्तरी ध्रुव तक, और ये दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। और इसको किस में मापते हैं, डिग्री में मापा जाता है, इसको याद रखिए। हमेशा जो अक्षांश रेखा है इसको किस में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाओं के नाम से जानी जाती है, ठीक है, इसको याद भी रखिएगा। समांतर रेखाओं के नाम से भी जानी जाती है, या समानांतर रेखा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं किस नाम से और जानी जाती है, तो समांतर रेखा, ये भी याद रखिएगा। और अक्षांश को किस में मापा जाता है, डिग्री में, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा का को क्या माना जाता है, शून्य अक्षांश को दर्शाती है। जो भूमध्य रेखा इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम आप हमेशा याद रखिएगा। जो मैंने पहले ही बताया कि विषुवत रेखा जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। और इसको ना विषुवत रेखा को देखिए किस नाम से, एक हो गया 0 डिग्री, ठीक है, फिर इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ये
ये आपका क्या है, इसका नाम है। और अभी हम लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखा को हमने पढ़ा कि क्या कैसी होती है, ये जो क्या होती है विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जाती है, ठीक है। फिर मैंने सिखाया आपको कि कैसे डिग्री मानकर खींचा जाता है और कभी एक दूसरे को ये काटती नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए इनको समानांतर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और अगला चीज, इनको डिग्री में मापा जाता है। कई बार पूछ दे, हो सकता है 1 नंबर या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, किसको किसमें मापा जाता है, तो डिग्री में, ठीक है ना, डिग्री और मिनट में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे है भूमध्य रेखाओं को जो इक्वेटर होता है इसको शून्य अक्षांश, मतलब 0 डिग्री भी कहते हैं इसको, और 0 डिग्री के रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद से ही 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऐसे रेखाएं खींची जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक, देखिए आगे, भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है ना, भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की चौथाई है और इसका मापक होगा 360 डिग्री, ठीक। ठीक है, जो क्या है ना, इक्वेटर समझिए क्या लिखा है, देखिए जो भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा से दोनों की ओर जो ध्रुव है ना, ठीक है, अगर यहाँ से हम नापें, ठीक, इसको याद रखें, तो ये जो है, ये चारों ओर वृत्त का 1/4 आता है, इसका माप 360 डिग्री। सिंपली देखिए, कहने का मतलब है ना कि ये है ना, ये हमेशा ऐसे चारों ओर रोटेट है, कोई भी जो भी वृत्त है ना, ये ऐसे, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, एक विषुवत रेखा को मानकर जो क्या है चारों ओर 1 डिग्री का वृत्त खींचा गया, 2 डिग्री का, वही इसमें बताया गया, ठीक है ना। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। हाँ, सिंपली जो देखिए, अभी कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग लाइन भी पढ़ेंगे, तो ये बताए, देखिए ये 0 डिग्री हो गया, और ये जो सबसे टॉप मोस्ट हो गया ना, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो इधर का दक्षिण में टॉप मोस्ट हो गया इसको, तो जो टॉप मोस्ट ऊपर वाला हो गया तो इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। और जो दक्षिण में हो गया उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, जो उत्तर में हो गया उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये है कुछ लाइन आपको देखते रहना, ठीक है। ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है, ठीक है ना, इसको विषुवत रेखा। फिर 23.5 डिग्री पर गया है, 23.5 डिग्री जिसको अक्षांश रेखा बोलते हैं उसको कर्क रेखा नाम दिया गया है, ठीक है ना। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा नाम दिया गया है। फिर ये हुआ 66.5 डिग्री, ठीक है ना, उसको ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको याद रखिए, एक विषुवत वृत्त हो गया, फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। जो उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं मकर रेखा, सॉरी, जो उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। और जो दक्षिण में होता है उसको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ठीक है ना। और फिर 66.5 डिग्री उत्तर की ओर है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त, और जो दक्षिण की ओर है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। कोशिश होगा हमको कि आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये चलिए याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। एक उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, हमने उसको देखा। अभी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है। विषुवत रेखा वृत्त के उत्तर में 66.5 डिग्री जो होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। और 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है ना, कितने स्टेट से होकर गुजरती है। और कई बार दिया रहता है कि किस ऑप्शन दे देता है और पूछ देता है कि किस स्टेट से नहीं गुजरा है। तो आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। और ये मैप्स की सहायता से हम लोग इजिली समझ लेंगे। देखिए, ये जो राज्य है जो दिखाई दे रहा है ये है गुजरात, तो गुजरात से गुजर रही है। और देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये बैंगनी कलर का, ये है क्या, राजस्थान। राजस्थान से भी थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ये फिर यहाँ देखिए बीच से गुजर रहा है मध्य प्रदेश के, फिर यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ से भी यहाँ लगा हुआ है, फिर ये झारखंड से, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल से, ये त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो टोटल 8 है। देखिए पहला हमारा हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा ये झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो ये 8 का नाम आपको याद रखना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देता है, देखिए कई बार पूछ देगा कि क्या ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा क्या यूपी से गुजरी है कि नहीं गुजरी है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में यूपी भी दे देगा, तो आप सारा ये 3-4 ऑप्शन दे देंगे और एक यूपी दे देगा, तो आपको लगेगा कि यूपी से भी गुजरा है, तो ये तो गलत हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है लास्ट में देखिए राजस्थान से नहीं गुजरती, जो भी राजस्थान से थोड़ा सा टच होता है, ठीक है ना। ये चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ताप कटिबंध में क्या है कि आप जो है देखिए, जो सन जो लाइट है ना, जो सन की किरणें की जो है ना पढ़ने की तीव्रता और उसकी मतलब कि प्रवृत्ति,
सीधा है कि तिरछा है, उसके आधार पर ना इसको 3 कटिबंध में बांटा गया है। मतलब ना 3 जोन में अर्थ को बांटा गया है। सूर्य की किरणें जिस जिस भागों पर पहुंचती है ना, और उसकी टेम्परेचर और तापमान और उष्मा के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 आधारों पर, ठीक है ना। तो उसको इसी को ताप कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। किसकी इसकी तीव्रता और पहुंचने के आधार पर, ठीक है ना। तीव्रता मतलब कहने का कि किस इसका तिरछाई के आधार पर, एक तीव्रता मतलब जहां अधिक पहुंचती है, और एक तिरछी के आधार पर जहां किरणें सीधा पहुंचती है तिरछी पर, उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो देखिए जहां ना सूर्य की किरणें ना क्या है, सालों भर सीधा पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या है, सालों भर सीधा पड़ती है, ठीक है ना। ये एक तो हो गया विषुवत वृत्त, ठीक है ना, विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र, ठीक है ना, जहाँ सालों पड़ती है। और दूसरी बात इसमें कि कुछ इसके ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मतलब भी साल में एक बार ना एक बार उसका सूर्य की किरण तिरछा उस स्थान पर पड़ता हो, ठीक है ना। उस स्थान पर सूर्य की किरण कभी ना कभी तिरछा सीधा पड़ता ही पड़ता हो साल में एक बार, तो उसी को बोलते हैं क्या, उस वाले रीजन में जो क्षेत्र आते हैं ना उसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, ठीक है ये। और उसके बाद जो है, उसके बाद वाली जो किरणें होती है ना तो हल्की तिरछी पड़ती है, ठीक है ना। तो जहाँ सीधी तो नहीं पड़ती है लेकिन तिरछी पड़ती है, ठीक है ना। तो उस वाले की जहाँ तिरछी पड़ती है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, ठीक है ना। तो इस वाले को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और एक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ना तो बहुत ही कम मात्रा में उसकी किरणें पहुंच पाती है, ठीक है ना। और वहाँ सालों भर ठंड रहता है और बर्फ जमी रहती है, उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। और कई बार तो ऐसा होता है कि इस कटिबंधों में 6 महीने की रात, और इसके कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे कुछ चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं और आपको समझ में आया होगा, हमको लगता होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला है उष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, एवं मकर रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, के बीच के भाग सभी अक्षांश पर जो है ना, देखिए ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया विषुवत वृत्त, और ये जो 23.5 डिग्री मान लेते हैं, और ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण। तो इस वाले क्षेत्र में ना सूर्य की किरणें साल में कभी ना कभी एक बार तिरछा सीधा पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच उनकी किरणें ऐसे ऐसे पड़ता ही पड़ता है। तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। और यहाँ तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है, ठीक है ना। इसको देखिए सभी अक्षांश और लैटिट्यूड पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है ना। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है और उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए चूंकि इस क्षेत्र में चूंकि कभी ना कभी एक तो जाता है, दूसरी चीज और सालों भर यहाँ तापमान ठीक ठाक रहता है, ठीक है ना, बहुत नीचे नहीं गिरता है। तो इसीलिए इस कटिबंध को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चलते हैं फिर आगे। ये उष्ण कटिबंध वाला चित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो हमने आगे चर्चा भी की। फिर आते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। तो आगे जो कर्क रेखा है, ठीक है ना, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी लेटीट्यूड पर सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ठीक है ना। कर्क और मकर रेखा, ठीक है ना, ये हो गया पृथ्वी हमारा, और ये विषुवत वृत्त, ठीक है ना। उसके बाद ये कर्क रेखा, ठीक है, और ये मकर रेखा। और इसके बाद जो किरणें है ना कभी भी ना इसकी मतलब कि सीधा नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसको याद रखना, कभी भी सिर के ऊपर नहीं होती है, इसीलिए ध्रुवों के तरफ सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है ना, सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को का तापमान क्या रहता है, मध्यम रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन, ठीक है ना। तापमान कैसा रहता है, मध्यम, ठीक है ना। मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है ना, जो 66.5 डिग्री वाला हम पढ़े थे ना उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र को, ठीक है ना। और यहाँ कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र, और यहाँ मकर रेखा और दक्षिणी वृत्त वाले ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र, ठीक है। उसके उस वाले भाग को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। ये कर्क हो गया, ये विषुवत हो गया, ये कर्क हो गया, ये मकर हो गया। ये 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री वाला है, ठीक है ना ये, और ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये जो गया। तो इस वाले क्षेत्र में ना सूर्य की किरणें हमेशा नहीं पड़ती है सीधे, ठीक है ना। तो हमेशा क्या कभी नहीं पड़ती है सीधा, तो यहाँ जो तापमान होता है ना मध्यम पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। समझ में आ गया, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में कर दीजिए, फिर से उसको अच्छे से समझा दिया जाए, ठीक है ना। इसको चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं शीत कटिबंध, ठीक है ना। तो जो है ना शीत कटिबंध सिंपली हमने समझाया भी, जो 66.5 डिग्री के बाद वाला है और 90 डिग्री तक, ठीक है ना, मतलब उत्तरी ध्रुव तक, और इधर 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव से
ध्रुव वृत्त से फिर दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है ना, इसको याद रखना। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, इसको उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, यहाँ तथा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना, इधर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र ठंड बहुत ज्यादा होती है। जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त हमने 66.5 डिग्री बनाया था ना, और यहाँ जो 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है ना, इसके बाद वाले क्षेत्र और इसके बाद वाले क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो क्या है, चूंकि तो 66.5 डिग्री और में बहुत तिरछा पड़ता था, ठीक है ना, तो वहां तक जाते जाते में ना एकदम मतलब बहुत कम किरणें पहुंच पाती है, ठीक है ना, कम, और उनकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए ये दिया गया, ठीक है। तो ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, सॉरी शीत कटिबंध। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ बहुत टेम्परेचर ये रहता है, लो रहता है, और काफी कड़ाके की ठंड पड़ती है, ठीक है ना। और इसी के कुछ हिस्से हैं जहाँ रात, मतलब 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है देशांतर रेखा, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं में क्या है, देखिए हमने पढ़ा अभी तक कि जो पृथ्वी के ऐसे है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो बनाई गई रेखाएं होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है ना। ये पृथ्वी पर कैसा होती है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम होती है, ठीक है, ऐसे। लेकिन जो देशांतर रेखा होती है वो ध्रुवों को जोड़ती है जनरली, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना, या दक्षिण से उत्तर की ओर बोल सकते, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे ऐसे होती है, ये लंबवत रेखा होती है, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज बोल सकते हैं और देशांतर रेखाएं लंबवत, ठीक है ना। तो ये लंबवत रेखाएं होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। देखिए आगे चलते हैं। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान की अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और रेखाएं भी होती है। आप किसी भी वस्तु को ना सिर्फ एग्जैक्ट अगर स्थिति बताना हो तो क्या होगा, उसको अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, नहीं तो नहीं बताया। मान लीजिए मैंने बताया ना कि भारत का ना कि जो दक्षिणी बिंदु है उसको 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये देखिए ये अक्षांश रेखा मैंने बताया, उत्तरी अक्षांश पर क्या बताया, 8 डिग्री 4 मिनट। ये अगर मान लीजिए मैंने इसको बताया 8 डिग्री 4 मिनट ये है, तो 8 डिग्री 4 मिनट तो ये पूरा रेखा पर है ना, पूरा रेखा इस रेखा पर कहाँ है, ठीक है ना। तो इसका एग्जैक्ट बिंदु नहीं चाहिए, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं भी, मतलब कहाँ होगा कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस जब तक कोई और दूसरा लाइन इस पर नहीं खींचते हैं, ठीक है ना, तब तक उसका एग्जैक्ट बिंदु नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट बिंदु का पता, एग्जैक्ट स्थान का पता लगाने के लिए हमें क्या देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों रहेगी तभी उसका सही स्थिति का पता चल पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें लिखा है किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और रेखाएं भी होती है, ठीक है ना, उसी को देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जा सकता है, ठीक है ना। जो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है ना, ऐसे हमने बताया भी था, तो उसी को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। कितनी संख्या है इनकी, 360, ये, ठीक है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। ये जनरली काल्पनिक रेखा है, उत्तर से दक्षिण, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी अक्षांश और देशांतर रेखा है एक काल्पनिक रेखा, इसको समझने के लिए हमने बनाया है, ठीक है ना, उसको विभाजन किया। आप उसको जमीन पर उसको खोजिएगा तो वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, अर्धवृत्त है, और ठीक है ना, इसको याद रखना। जिनकी क्या है ना कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, घटती जाती है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय मेवतर आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगर फिगर दिया हो तो, कहने नहीं दिया है तो मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ। देखिए कहने का मतलब है ना कि देखो ये है ग्लोब, चाहे पृथ्वी है, तो ये उत्तर से दक्षिण तो है, ठीक है, ऐसे। लेकिन देखिएगा ना कि ऐसे आप जब भी देखिएगा ना तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे रेखाएं खींची होती है, ठीक है ना। आप जब भी देखेंगे ऐसे ऐसे, तो आप देखिएंगे जो ये बीच वाला भाग है ना, यहाँ जो विषुवत रेखा की ओर है, यहाँ ना इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और लेकिन जैसे ही देखिए ये ध्रुवों की ओर आ रहा है, इसकी चौड़ाई क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, और ध्रुवों पर जाकर क्या हो रहा है, मिल जा रहे हैं, ये सारे एक जगह मिल जाते हैं। थोड़ा सा ये सही नहीं बन पा रहा है, थोड़ा पिन सही नहीं है, ठीक है ना, पिन सही रहता तो वो हो जाता। तो ये जो है ना, तो ये सारे एक जगह मिल जाते हैं और ये सारे एक जगह मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक जगह ये मिल जाता है और एक जगह क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है।
ये सारे एक बिंदु पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। मतलब वही कह रहा है कि जो चौड़ाई है ये विषुवत रेखा की ओर ज्यादा है और ध्रुवों के लिए क्या होता है, ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, कहने का मतलब पूरा ध्रुव पर तो सब मिल ही जाता है, तो ध्रुव पर शून्य हो जाती है और विषुवत पर सर्वाधिक होती है। ये याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लाइन, विषुव पर सर्वाधिक इनकी चौड़ाई होती है और ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी हिमोत्तर आपस में मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ जो प्रधान जो मेन देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में बतलाया गया है, ठीक है ना। तो मेन देशांतर रेखाओं के बारे में देखिए, ग्रीनविच रेखा को प्रमुख यामायोत्तर कहते हैं, ठीक है ना। मेन या जो बोलते हैं प्राइम स्टैंडर्ड, ठीक है, सॉरी प्राइम मेरिडियन उसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये प्रमुख यामायोत्तर कहते हैं, यह ब्रिटेन से गुजरने वाली लाइन है, ठीक है ना। ये ब्रिटेन से गुजरने वाली लाइन है, किससे, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो किससे गुजर रही है, यूके से, ब्रिटेन से, ठीक है ना। उसको याद रखना, यूके में कहाँ से, ग्रीनविच से, इसलिए उसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। ग्रीनविच रेखा को प्रमुख यामायोत्तर कहते हैं, ठीक है ना। प्रमुख मतलब प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाएंगे ना तो यही पूछ लेता है कि बताइए कि कौन से देश है ना जो कुछ ऑप्शन दे देगा आपको और बता देगा ना कि जो विषुवत रेखा पर, सॉरी जो प्रमुख यामायोत्तर रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है ना। या ऐसा भी दे देगा कि कौन है इसमें प्रमुख यामायोत्तर पर स्थित, तो ऐसे भी याद आ जाता है, ठीक है। तो आपको उसको जानकारी रख लेना, एक बार उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये ग्रीनविच का मान 0 डिग्री देशांतर, ठीक है ना। इसको क्या क्या माना गया है, इसको 0 डिग्री माना गया है, ठीक है। जैसे हम विषुवत को यहाँ से माने थे ना 0, उसी तरह ये भी है ना, ये ग्रीनविच से गुजरा है, उसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है, ठीक है ना। इसको याद रखें। ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व, देखिए ये ग्रीनविच मान लीजिए हो गया, इसको 180 डिग्री, ये हो गया ईस्ट पूर्व 180 डिग्री, या पश्चिम 180, इधर पश्चिम, इसको 180 डिग्री तक की क्या होती है, गणना की जा सकती है, ठीक है ना। ये पूर्व की ओर हो गया कितना 180 डिग्री, और ये पश्चिम की ओर हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। ये पूर्व की ओर, ये पश्चिम की ओर, तो ये, ठीक है ना, तो उसकी गणना की जा सकती है, ठीक है ना। और टोटल दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। उसको याद रखना है, कितने हो जाएंगे टोटल 360, 360 या 359 होगा हमको लगता है, क्योंकि एक शायद माइनस हो जाता है। आप इधर से देखिए, इस 0 डिग्री कैलकुलेट किए, एक 180 डिग्री गए इधर और 180 डिग्री, नहीं ठीक है 360 ही आएगा लगभग, ठीक है, क्योंकि एक तो 0 डिग्री को भी उसमें कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है ना। ये चलिए अब आते हैं 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम क्या है, दोनों एक ही रेखा पर स्थित है, समझ में आया। तो टोटल कितने हो जाए, तो एक तो हो गया 180, ठीक है, और एक हो गया 179, और एक जो हमारा जो 0 डिग्री है उसको जोड़ लिए, ये भी हो गया एक, तो 180 80 कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। इसीलिए इसे 360 समझ में आया। 360 कैसे होगा आपको शायद हो सकता है गड़बड़ हो गए होंगे। देखिए ये है, ये जो है ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, इससे 180 डिग्री गए पूर्व में, ठीक है ना, और 180 डिग्री पश्चिम में गए। लेकिन जो 180 डिग्री पश्चिम में गए ना, तो यही लाइन फिर हो गया, मिल गया, तो ये 180 डिग्री दो बार हो गया, ये मतलब 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूरा वाला लाइन दोनों सेम ही है, एक ही है, ठीक है ना, समझ में आया। तो किसी एक में इसको काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए इसमें हम ईस्ट वाले में काउंट कर लेते हैं, तो 180 डिग्री हो गया, तो इसमें हम नहीं काउंट करेंगे, 179, ठीक है ना, कितना आया 179, ठीक है। तो आपको याद रखना, सॉरी थोड़ा सा, तो 179 ठीक है ना। तो ये 120, अब फिर ये 0 डिग्री वाले को कनेक्ट एक को जोड़ लेंगे तो 360 डिग्री, सॉरी 360, तो पूरा जो देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है 360। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देशांतर और समय, ठीक है ना, कैसे इसको निकालते हैं देशांतर और समय, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये देशांतर क्या हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री, और देशांतर रेखाओं को यहीं से इसके टाइम की गणना की जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए टाइम का स्टार्ट मान लीजिए यहीं से हुआ, मान लेते हैं कि अभी 12 बजा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। और 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट का समय अंतराल बढ़ जाता है, कितना का 4 मिनट। अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो 4 मिनट आपका समय बढ़ेगा, अगर उसी इस लाइन से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो 4 मिनट समय आपका क्या होगा, कम होगा, घटेगा, ठीक है ना। आपको याद रखना कैसे इसका समय होता है, ये देशांतर क्या है, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन। और इससे अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और एक डिग्री देशांतर रेखा पर कितने मिनट का बढ़ता है 4 डिग्री, और उसी तरफ पश्चिम की ओर जाते हैं तो घटता है, और 1 डिग्री देशांतर पर कितना, वही सेम चीज घटेगा 4 मिनट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए ये 12 बजा है, ठीक है ना, तो 10 डिग्री अक्षांश पर 10 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना बचेगा,
ठीक है। तो ये 0 डिग्री पर 12 बज जाता है, 10 डिग्री पर था 4, क्योंकि 4 मिनट 1 पर बढ़ रहा है तो उसको गुना कर दीजिए, तो 4 से तो 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे 40 मिनट वो आगे है, तो वहाँ 12 बज के 40 मिनट हो रहा होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, वहाँ क्या बच रहा होगा 12 बज के 40 मिनट। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यही है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है, ठीक है। सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति। पहले भी देखिए समय अलग अलग तरीके से मापा जाता था, आप देखे होंगे कि जो राजा थे वो दोपहर में एक डंडा बीच में वो कर देते थे, और धूप जैसे उसकी परछाई बढ़ती थी घटती थी, वो उनसे क्या होते हैं, उनसे वो लोग टाइम का पता लगाते थे। साथ ही पानी में कई चीज़ों को रख कर बनाए थे, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें खोजी गई समय और ये सब को देखने के लिए। फिर समय के साथ घड़ी बना, ठीक है ना। जो अलग अलग वैज्ञानिक है तो उसको, लेकिन देखिए इसको यही कहा गया कि समय को मापने के सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है, ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामावोत्तर पर सूरज जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामावोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है ना कि जिस जिस मान लीजिए जिस देशांतर पर ना, अगर ये है, अगर मान लीजिए ना कि इस देशांतर पर सूर्य की जो क्या है, सूर्य एकदम लंबवत है, तो इस सारे जगह पर क्या होगा, समय एक ही रहेगा, ठीक है ना। वो समय क्या रहेगा, एक ही बजेगा, ठीक है। अगर इस रेखा पर क्या होगा, अगर सूर्य है लंबवत पड़ रहा है कहीं भी, तो ये पूरी देशांतर रेखा पर समय क्या रहेगा, बिल्कुल यही। अगर 12 बज रहा है और 12 पर पूरे 12 में अगर यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये पूरे पर क्या बजेगा 12, ठीक है ना। ये चलिए, चलो वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बता दिया था तथा जो पश्चिम है उनसे उनका समय पीछे होता है, ठीक है। ये चलिए लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। एक को पार करने में कितना, 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है ना। देखिए एक को पार करने में कितना 4 मिनट लगता है, तो वो चूंकि 360 डिग्री देशांतर रेखा था, तो उसको पूरा करने में लगभग कितना लग जाता है, कितना 24 घंटा समय लग जाता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री पार करती है, तो 15 मिनट, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए, 1 घंटे में कितना डिग्री पार करती है, 15, समझ में। और 24 घंटे में पूरा 360 को पार कर लेती है। 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। इसको याद रखिए, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना होगा, 4 मिनट। सॉरी, उदाहरण के लिए भारत ग्रीनविच से पूर्व में है, ठीक है। इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। वो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ग्रीनविच से पश्चिम है, इसलिए अमेरिका का समय ग्रीनविच से पीछे चलता है, ठीक है। हमने बताया था कि जो स्थान मतलब है इससे पीछे में रहेगा उसका समय घटेगा, और जो इधर है वो आगे है। तो जो भारत की जो टाइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, उसको उसका जो लोकेशन है 82 डिग्री 80 साढ़े मतलब सिंपली बोलते 82.5 डिग्री है, ठीक है ना। तो 82.5 डिग्री है, तो आप समझ सकते हैं 82.5 से 4 से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। 82 से 4 में गुना कर लीजिए, फिर 2 मिनट जोड़ दीजिए, तो लगभग कितना आता है, 5.5 घंटा, ठीक है। तो उतना घंटा हम लोग क्या है, ग्रीनविच से आगे है, ठीक है ना। अगर हमारे यहाँ अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 12 बज रहा है, तो 5.5 घंटा घटा दीजिए, ठीक है ना। वहाँ यूके में, ब्रिटेन में, वहाँ उस लाइन पर जितने देश है ना, वहाँ पर उस समय बहुत सुबह हो रहा होगा, ठीक है। मतलब 7 के आसपास बज रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम मानक समय क्यों देखते हैं, ठीक है ना। मानक समय क्यों देखते हैं ना, कि उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए लॉस एंजल्स है, न्यूयॉर्क है, जुर्जू है, न्यू दिल्ली है, बीजिंग है, सिडनी है, ठीक है। मतलब देखिए अगर यहाँ 2:40 हो रहा है न्यू दिल्ली में, तो देख लीजिए लॉस एंजल्स में कितना हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है ना। और न्यूयॉर्क में भी वही हो रहा है, ठीक है। इसको 5:10 हो रहा है। तो आपको देखिए, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग, क्योंकि अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित है, तो उनकी सूर्य की जो है प्रकाश सब जगह एक जगह नहीं, एक साथ नहीं पहुंच पाती है, अलग अलग समय पर उस देशांतर रेखा पर मतलब कि लंबवत पड़ती है, जिस वजह से उनके समय मानक समय में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। और सुबह शाम भी डिफरेंस होता है। जैसे हमारे वहाँ तो छोड़िए, दूसरा हमारे देश में खुद अलग होता है। भारत में अगर कहें तो जो सबसे पहले सूर्योदय कितना होता है, कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में कहाँ होता है, तो गुजरात में। और दोनों में का समय में अंतर लगभग 2 घंटे का होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ना कि सूर्य अगर 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, तो यहाँ लगभग 7 बजे आपको गुजरात में दिखाई देगा। तो भारत में एक खुद है, तो बाकी जगहों को आप देख सकते हैं।
हमको लगा होगा कि मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम मानक समय ही क्यों मानते हैं? क्वेश्चन है कि हम मानक समय ही क्यों मानते हैं? तो ये है कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है ना। या 24 मिनट लिखा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 68.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसका कहने का मतलब कि भारत का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री देशांतर तक है, ठीक है ना। और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक में उत्तर माना गया है, और इसे में उत्तर को स्थानीय समय का पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना गया है, ठीक है। मैंने सारा चीज़ बता दिया। कहने का मतलब कि भारत का जो ये पश्चिमतम बिंदु है ना, ये भारत है। मान लीजिए ऐसे भारत है, थोड़ा सा इस पेन से नहीं बन पाएगा इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे सिंपल थोड़ा सा। मान लीजिए ये भारत है, ठीक है ऐसे। तो इसका जो पश्चिम बिंदु है ना, और ये पूर्वी बिंदु, ठीक है। देखिए इसका पश्चिमी जो बिंदु है 68.5 डिग्री है, ठीक है, ये 68.5 डिग्री 7 मिनट। और जो इसका पूर्वी बिंदु है ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी इसका विस्तार है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, लगभग 30 डिग्री का है, ठीक है। तो मैंने बताया कि 30 डिग्री का है, और समय अंतराल में काफ़ी हो जाता है, इसलिए हमने ना एक स्टैंडर्ड टाइम माना। क्योंकि इसको यहाँ अगर इधर के लिए देखें तो इधर के लिए अधिक, मान लीजिए कि आपके यहाँ 5 बज, अगर यहाँ 5 बज रहा है तो 5 बजे तो शाम हो जाएगा, और यहाँ जब बहुत दोपहर होगा 5 बजे। तो इसीलिए हमने माना ना कि देखिए हमारे भारत में ना सब जगह एक समय एक टाइम है। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हर जगह ना एक बीच से लाइन हमने गुजारा, ठीक है ना, जो मिर्जापुर से नैनी से गुजरता है इलाहाबाद के, ठीक है ना। वहाँ से 62.5 डिग्री से हमने इसके लिए भी, और मतलब कहने का मतलब यहाँ से गैप भी 1 घंटे का होगा, और यहाँ से यहाँ तक का गैप भी कितने का, 1 घंटे का, मतलब 16 हो गया ना। इसके लिए इतनी दिक्कत है और ना इसके लिए उतना दिक्कत है, तो हमने एक एक मान लिया, और पूरे भारत के लिए क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड टाइम हो गया, ठीक है ना ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत में 82.5 डिग्री या में उत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इसको याद रखना है, ये भी बहुत बीबीआई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत ग्रीनविच पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। और रूस में एक से अधिक टाइम जोन है, इसकी संख्या कितना है, 13, ठीक है ना। रूस में कितने हैं, 13। सर्वाधिक है सबसे फ्रांस का, ठीक है ना, उसका सॉरी रूस का 11 है, और फ्रांस का 13, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए, और कैसा लगा आपको बताइएगा। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में उसको बना दें और उसको समझा दें, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक्स के रूप में चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।